एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 5, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इस यूनिट का हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 14 है और आज मैं इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। हमारा इस चैप्टर की पूरी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब बारी आती है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। तो आज मैं लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 to 17, राइट। तो हम एक एक क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में अच्छे से समझेंगे। आर यू गाइज रेडी? जल्दी बताइए। तो फटाफट बेटा पहले सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपका अगर किसी भी प्रकार का कोई भी चैप्टर में या इस चैप्टर का कोई भी टॉपिक छूटा है, कोई बैकलॉग है, तो प्लीज़ पहले उसे कंप्लीट कीजिए, उसको फिनिश कीजिए, देन स्टार्ट करना एनसीईआरटी सॉल्यूशन से, क्योंकि थ्योरी पार्ट बहुत ज़रूरी है कंप्लीट करना। हो सकता है आपने जो पार्ट छोड़ा है वही क्वेश्चन बन जाए, राइट। तो हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना। क्लियर है? चलिए ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन वाइटल कैपेसिटी, व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस। व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? वाइटल कैपेसिटी जो एक्चुअली है वो होता क्या है? तो देखिए, वाइटल कैपेसिटी क्या है? एक लंग की टोटल कैपेसिटी की वो कितनी ज़्यादा, जो हम बात करें एयर जो है उसे इनहेल कर सकता है, राइट। कितनी ज़्यादा एयर, मैक्सिमम एयर को वो क्या कर सकता है, बताइए, यहाँ पर इनहेल कर सकता है, उसे हमने क्या कहा है? वाइटल कैपेसिटी। मतलब कितनी ज़्यादा एयर एक लंग में एंटर हो सकती है, वो क्या है? लंग्स की वाइटल कैपेसिटी। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, वाइटल कैपेसिटी। Vital capacity can be defined as the maximum volume of air a person can breathe in post a forced expiration, right? तो forced expiration में, right, जो एक person है वो maximum कितनी जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो ब्रीथ कर सकता है इन अ पोस्ट फोर्स्ड एक्सपीरेशन, राइट। पोस्ट फोर्स एक्सपीरेशन। तो सिग्निफिकेंस ऑफ वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं? इट डिपिक्ट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी कन्वर्टेड एंड रिन्यूड इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन अ सिग्नल रेस्पिरेशन, राइट बेटा। तो हमने वाइटल कैपेसिटी हमने पूरा पढ़ा था, राइट। क्या होता है, कैसे क्या क्या चीज़ होती है, हमने सब पढ़ा था। वाइटल कैपेसिटी होता क्या है एक्चुअली? जल्दी बताइए, वाइटल कैपेसिटी एक्चुअली क्या होता है? तो एक बार और समझा देती हूँ। वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सेल्ड आउट, राइट। हमने क्या बोला? यहां पर क्या हो रही है? बाहर निकाल रहे हैं मैक्सिमम एयर को। कब? आफ्टर, राइट। यहां पर क्या हुई है? जो मैक्सिमम एयर इनहेल करी है उसमें मैक्सिमम एयर को एक्सेल आउट कर देते हैं। उस प्रोसेस को या उस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। आपको पता होगा कि मैंने वाइटल कैपेसिटी का यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला बताया था कि वाइटल कैपेसिटी इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? ERV प्लस TV प्लस IRV, राइट। तो यहां पर ये क्या बता रहा है? देखिए नॉर्मली क्या होगा? टीवी तो होगा ही होगा, है ना। नॉर्मल जब हम इंस्पायर एक्सपायर करते हैं तो टीवी टाइडल वॉल्यूम तो हम इनहेल या एक्सेल करते हैं। अगर मैं मैक्सिमम एयर को इनहेल करना चाहती हूं, ठीक है, तो वो मेरी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी, मतलब टीवी प्लस IRV। IRV का मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, राइट।
तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टीवी जो है ये मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई, कौन सी, मैक्सिमम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और यहां पर टीवी प्लस ईआरवी ये क्या हो गई मेरी मैक्सिमम एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, मतलब ये क्या है मेरी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो होता क्या है बेटा, यहां पर देखिए मैक्सिमम एयर को इनहेल करने के बाद मैक्सिमम एयर को एक्सेल कर सके, उससे हम क्या बोलते हैं, एक लंग की वाइटल कैपेसिटी। क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। तो क्या सिग्निफिकेंट है, डिपेक्ट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी कन्वर्टेड और रिन्यूड इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन अ सिंगल रेस्पिरेशन। क्लियर है बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाइटल कैपेसिटी निकालिए, है ना वाइटल कैपेसिटी का वॉल्यूम निकालिए, तो बहुत इजी है। कैसे निकालेंगे, वाइटल कैपेसिटी इक्वल्स टू ईआरवी। ईआरवी हमारा कितना होता है 1000 टू 1100, राइट, किस में, एमएल में, ओके, प्लस टीवी कितना होता है 500 एमएल में, प्लस आईआरवी, आईआरवी कितना होता है 2500 टू 3000 ml, राइट। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो हमारा VC निकल जाएगा। तो यहां पर देखिए 1000, बेटा इसमें से एक वैल्यू लेना है, ये रेंज दिखा रहा है, राइट। तो 1000 प्लस कितना हो गया 500, तो कितना हो गया 1500, प्लस कितना हो गया हमारा 2500, मतलब 2500। तो यहां पर क्या हो गया 500, 3000 प्लस 1000 4000, राइट। तो हमने क्या बोला 4000 टू 1100, राइट, कितना हो गया 500 प्लस कितना हो गया हमारा 3000। तो 1000 और 3000 कितना 4000 प्लस 600, मतलब 4600 ml, राइट। तो ये हो गई हमारी क्या वाइटल कैपेसिटी, राइट, क्या हो गई वाइटल कैपेसिटी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी बताइए, आगे बढ़े, ओके। अब देखिए, द एक्सेस क्वांटिटी ऑफ inhaled air represents the maximum amount of oxygen available। सिंपल सी बात है, मैं जितनी ज्यादा इनहेल करूंगी एयर को, देखिए तो मैं क्या कर रही हूं, ज्यादा से ज्यादा किसको, ऑक्सीजन को इनहेल कर रही हूं, मतलब मेरी बॉडी में, मेरे टिश्यू के पास ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होगा ना। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करूंगी उतनी ज्यादा ऑक्सीजन मेरी बॉडी को अवेलेबल रहेगी। तो इनका कहना क्या है, एक्सेस क्वांटिटी ऑफ इनहेल्ड एयर रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। अब सिंपल सी बात है, मुझे मेरे बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों ऑक्सीजन जरूरी होता है, सिंपल सी बात है बेटा, क्या होता है यहाँ पर, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हम यहाँ पर सबस्ट्रेट जैसे ग्लूकोज या फ्रक्टोज को यूज करते हैं और उसको कंप्लीटली जब हम उसे ब्रेक डाउन करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ऑक्सीजन हमारी बॉडी को कहाँ से मिलती है, इनहेल करते हैं हम ऑक्सीजन को एटमॉस्फेरिक एयर से। तो यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीजन के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो ऑक्सीजन है वो कब अवेलेबल होगी, जब हम एक्सेस क्वांटिटी में जो एयर है उसे इनहेल करेंगे, राइट। दिस वे मोर एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द बॉडी। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आपकी बॉडी को अवेलेबल होगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो आप ज्यादा एनर्जेटिक रहोगे। इसीलिए बोलते हैं कि सुबह सुबह योगा करना चाहिए, बोलते हैं कि नहीं, बताइए। अनुलोम विलोम करो, ठीक है, कपाल भाती करो, ये क्यों बोलते हैं, अनुलोम विलोम करने का क्यों बोलते हैं, आप क्या कर रहे हो, चलिए आप जब, सिंपल सी बात है, छोड़ दो, सब छोड़ दो, योगा छोड़ दो, आप नॉर्मली मैं बात करूं, जब आप सांस को खींचोगे, ठीक है,
जब आप सांस को खींचोगे, डीप ब्रीथ करोगे, आपको योगा में यही बोलते हैं ना, डीप ब्रीथ करो, होल्ड करो, देन एक्सेल करो, यही बोलते हैं। तो जब आप डीप ब्रीथ करोगे तो आप मैक्सिमम एयर को इनहेल करते हो, राइट? मैंने क्या किया, डीप ब्रीथ किया। मैक्सिमम एक्सेल करो। तो अब हुआ क्या, जब मैंने मैक्सिमम इनहेल की तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मेरी बॉडी के अंदर गई, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जब मेरी बॉडी के अंदर गई तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए। ऑक्सीजन जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल है। अब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, तो CO2 भी तो प्रोड्यूस होगी। तो ज्यादा से ज्यादा CO2 को हमें बाहर भी तो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर डीप एक्सेल करेंगे, राइट? हम ज्यादा से ज्यादा CO2 को बाहर निकालेंगे। क्लियर है? इसीलिए आपको बोलते हैं ना कि अगर जब आप योगा करते हो तो आपकी बॉडी काफी ज्यादा एनर्जेटिक रहती है। क्लियर है? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है, समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए। तो मैम ने योगा को साइंस से कैसे रिलेट करना है समझा दिया है। अब करोगे क्या नहीं करोगे, जल्दी बताइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन 2 है, state the volume of air remaining in the lungs after a normal breathing। तो इन्होंने कहा state the volume of air remaining in the lungs after normal breathing। तो बेटा नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या कहते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। मैंने दो पढ़ाया था, एक रेसिडुअल वॉल्यूम, दूसरा फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। दोनों में क्या डिफरेंस होता है समझ में आएगा। बेटा थोड़ी सी आवाज खराब है, प्लीज समझ जाना, है ना। मैम की आवाज इतनी गंदी है नहीं, वो आज लग रहा होगा क्योंकि जबरदस्ती निकाल रही हूं मैं, निकल ही नहीं रही है। ठीक है, तो फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या है। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, पहले समझो रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है बेटा आपकी बॉडी के अंदर, आपके लंग्स में जो वॉल्यूम हमेशा रहती है, राइट, वो आप कितना ही फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर लो, आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर लो, आप कितनी ही ताकत लगा लो, आपके लंग्स में कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा रहेगी, उसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ये क्यों रहती है मैम लंग्स में, क्योंकि लंग्स जो है बेटा वो कोलैप्स ना कर जाए, इसीलिए वहां पर एक एयर जो है वो एक वॉल्यूम अमाउंट ऑफ एयर जो है वो हमेशा आपके लंग्स में प्रेजेंट होती है, जिसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। आपके ट्रैकिया वाले रीजन में भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर रहती है, जिसे हम डेड स्पेस कहते हैं, 150 ml, राइट, वो भी कभी बाहर नहीं निकलती, वो भी हमेशा रहती है। आप कितना, मैं कितना ही एक्सेल कर लूं, देखो एक्सेल कर रही हूं, कितना ही ज्यादा कर लूं, मैं कितना ही फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर लूं, मेरी पूरी एब्डोमिनल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, फुल ताकत लगा रही है, बट मेरे लंग्स में जो अमाउंट ऑफ एयर उसके बाद भी रहने वाली है उसे मैं क्या कहती हूं, रेसिडुअल वॉल्यूम। ये क्या होता है, क्यों होता है, समझ में आ गया, क्योंकि यहां पर ये रेसिडुअल वॉल्यूम जो है हमारे लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है। सिंपल सी बात है, एक बलून है, आपने उस बलून में से पूरी हवा निकाल दी तो बलून चिपक जाता है ना, उस बलून की दोनों सरफेस चिपक जाती है, ठीक है, तो वो चिपक जाएगी तो दिक्कत वाली बात है ना, ऐसा हो जाएगा तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। यहाँ हम बात करें जब आपके ऊपर जो वाटर टैंक रखा रहता है, राइट, टंकी रखी रहती है आपके घर के ऊपर पानी की, तो आप क्या करते हो, जब टंकी पूरी खाली हो जाती है, ठीक है, और जो पाइप्स होते हैं पाइपलाइन में से पूरी जो पानी है वो आ जाता है, ठीक है, अब टंकी पूरी खाली, पाइपलाइन में जितना पानी था वो भी पूरा खाली। अब जब आपने क्या चालू किया, मोटर चालू करी, पानी भरी, तो तुरंत पानी नहीं आता है, आता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां पर एयर का पैसेज बन गया, वाटर को आपने वहां से हटा दिया, तो पहले वाटर को वहां पर अपना पैसेज बनाना पड़ेगा, तब जाकर कंटिन्यूअस फ्लो हो पाएगा। तो पहले आपने देखा होगा जब पानी आता है तो वो फोर्स लगाता है एयर पर, तो वो एयर होती है पहले अपनी वो जो टैप है उससे निकल जाती है, देखा होगा, ये सब चीज तो सबने नोटिस की होगी यार, है ना, कि जो टैप में एयर फिल हो जाती है, मतलब जो पाइप में, तो जो वाटर आया
वाटर टैंक में जो वाटर आया, और वो वाटर कहाँ पर आया, वो उस पाइप में आया, तो जो उसमें पाइप में एयर भरी हुई थी उसको वो पुश करता है, उस पर फोर्स लगाता है, देन वो एयर जो है आपके टैप से बाहर निकलती है, तभी उसमें से आवाज आती है। देन जब वो एयर बाहर निकल जाएगी तो यहाँ पर कंटिन्यूअस पैसेज बन गया वाटर का, जिससे क्या होगा, वाटर अब टैप से बाहर आएगा। सेम चीज यहां पर है, अगर आपने यहां पर इस एयर का जो पैसेज है इसको खत्म कर दिया तो दिक्कत वाली बात होगी, लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे, आप समझ रहे हो ना। तो ऐसा नहीं करना, इसी लंग्स में हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ एयर रहती है जिसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, amount of air remains in lungs called residual volume। ठीक है, जिसे हम RV कहते हैं। क्या कहते हैं? RV, राइट। तो रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है बेटा? RV कितना होता है? RV इक्वल्स टू 200 ml, राइट। कुछ बुक अलग देती है, बट आपकी NCERT ने जो दिया है हम उसकी बात करेंगे। तो RV इक्वल्स टू 200 ml। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या है बेटा? आफ्टर normal expiration, amount of air remains in lungs called functional residual volume, residual volume। जिसे हम क्या कहते हैं? FRV। क्या कहते हैं? FRV, राइट। क्या कहते हैं? FRV, ठीक है। तो FRV क्या होता है जल्दी बताइए। FRV क्या होता है? FRV होता है बेटा ERV प्लस RV, राइट। क्या होता है? ERV प्लस RV। तो ERV क्या है जल्दी बताइए। ERV क्या होता है? अभी पढ़ाया था मैंने लास्ट में। तो ERV का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और RV का मतलब क्या होता है? रिजर्व वॉल्यूम। एक मिनट, ये क्या है यहां पर? ये क्या होगा? फ्लो में चले जाते हैं। कैपेसिटी होता है, ये वॉल्यूम नहीं होगा। क्या होगा? कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC। तो यहां पर भी सुधार लेना, ठीक है। ये क्या है? FRC। तो ये क्या हो गया हमारा? FRC। तो FRC क्या होता है, RV क्या होता है, समझ में आ गया। तो ERV मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस RV क्या होता है? FRC, फंक्शनल रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्लियर है? तो देखिए यहां पर हमने क्या बोला कि मैम इसको निकाल देते हैं और हम, है ना, इसका अमाउंट निकाल देते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो ERV कितना होता है? 1000 to 1100। क्या होता है? 1000 to 1100 ml प्लस RV कितना होता है हमारा? 1200 ml। ml का मतलब पता है क्या होता है? मिलीमीटर। ml का मतलब क्या होता है? मिलीमीटर। ओके, तो यहां से हम निकाल लेते हैं कितना होगा? 1000 प्लस 1200, 2200। रेंज कितनी हो जाएगी यहाँ? 1100 प्लस 1200 कितना होगा? 2300 ml, राइट। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? फंक्शनल रेसिडुअल
कैपेसिटी, राइट। तो आप समझ में आ गया फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एंड रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। बेटा देखिए मैं पूरा डिटेल में चल रही हूँ, लग रहा होगा कि मैम तो टॉपिक पढ़ा रही है, बेटा मैम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ही करा रही है, बट मैम की हमेशा से ये आदत है कि मैम बिल्कुल जीरो से एडवांस तक लेकर जाती है। मैम ये बिल्कुल नहीं सोचती कि बच्चे ने ये चीज पढ़ के रखी होगी। क्लियर है? चलिए एक बच्चा तो होगा जिसने ये चीज पहली बार पढ़ी होगी, तो क्यों ना उसके बारे में भी सोचा जाए। क्लियर है? तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? देखते हैं अभी क्या बोल रहा है ये देखते हैं। It can be stated by functional residual capacity, that is FRC. FRC is the volume of air that remains in the lungs after normal expiration. तो normal expiration के बाद जो lungs में वॉल्यूम रहती है उसे हम FRC कहते हैं। The functional residual capacity is both expiratory reserve volume मतलब ERV प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम दैट इज RV, राइट। तो क्या होता है हम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बेटा जल्दी फटाफट, जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं किया है वो फटाफट सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अभी देखिए थोड़ा सा यहाँ पर, द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द मैक्सिमम वॉल्यूम। ये क्या होता है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन एक्सेल्ड पोस्ट अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, राइट। तो यहाँ पर नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो है उसे एक्सेल आउट कर सके उसे हम क्या बोलते हैं बताइए? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, इन विच अप्रोक्सीमेटली 1000 to 1500 ml, बट मैं आपको क्या बोलूंगी? 1000 to 1100 ml। क्यों बोलूंगी? क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया। तो मैम फिर आपने ये चीज क्यों ली है? हमें कंफ्यूज करने के लिए? नहीं। क्यों बेटा? क्योंकि बहुत सारी जो बुक्स है उनमें आप या किसी साइट पर गूगल पर जाके देखेंगे तो वहां पर ये भी दिया रहता है, इसीलिए मैं ये भी लेकर आई हूँ। क्लियर है? बट आपको याद रखना है क्या बताइए? यहां पर आपको याद रखना है 1000 to 1100 ml। मैं बच्चों के दिमाग में बिल्कुल भी यहाँ पर डाउट नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए मैं सब करा रही हूँ। ठीक है? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है? ये भी गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, बट हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? 1100, है ना। 1000 to 1100 क्या है? रेंज है। द रेसिडुअल वॉल्यूम जिसे हम RV कहते हैं इज द वॉल्यूम ऑफ एयर that remains in the lungs after maximum expiration which is about 1100 to 1500 ml। यहाँ पर भी दिया है, बट आपके एनसीईआरटी ने सीधा सीधा यहाँ पर लिखा है कितना? 1200 ml। ये क्या है? हमारा RV है। क्या है? RV। ठीक है, तो हमने क्या बोला? अब मैं एनसीईआरटी के हिसाब से निकाल रही थी, तो एनसीईआरटी के हिसाब से कितना आ रहा था? एनसीईआरटी के हिसाब से FRC कितना था बेटा? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ERV प्लस RV, तो हमारी एनसीईआरटी में कितना दिया है? ERV 1000 to 1100, राइट। 1000 to 1100 ml प्लस RV कितना है? 1200 ml। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2200 to 2300 ml, ये हमारा FRC हो गया। ये क्या है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बट यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो FRC क्या हो जाएगा? फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा। ERV प्लस RV। ERV कितना दिया है यहाँ पर? 1000, राइट। कितना दिया हुआ है? 1100, राइट। 1000 to 1100। यहां पर है 1000 to 1500। यहां पर है 1000 to 1500 ml प्लस RV भी कितना दिया हुआ है इन्होंने? 1000 to 1500, राइट। 1100 to 1500 यहां दिया है इन्होंने, 1100 to 1500 ml, राइट। 1100 to कितना है? 1500 ml। ओके,
तो ये हमारा क्या हो गया बताइए आरवी। तो यहां से हम निकाल देते हैं 1000 प्लस 1100 कितना हो जाएगा 2100, क्या हो गया 2100। 1500 प्लस 1500 3000 ml, राइट। तो ये हमारा FRC निकल गया अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, राइट। तो ये एनसीईआरटी का है, ठीक है। ओके चलिए तो आगे बढ़े बेटा। ओके अभी देखिए हेंस FRC इक्वल्स टू ERV प्लस RV। तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली का उन्होंने साइन दिया हुआ है आपको। तो इन्होंने क्या कर दिया, एक रेंज ले ली, 15 दोनों का ले लिया और कर दिया 3000 ml, राइट। तो thus the functional residual capacity of lungs is in human is nearly 2500 ml to 3000 ml, राइट। ये क्या दे दी उन्होंने, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जो है वो देकर रखी है, क्लियर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बेटा मैंने जब ये चैप्टर कराया था, राइट, और इस चैप्टर में पर्टिकुलर ये जब टॉपिक मैंने पढ़ाया था तो मैंने एक एक का निकाल कर दिखाया था वहां पर, क्लियर है। तो किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज, जिन्होंने वो सेशन नहीं अटेंड किया है वो सेशन जरूर अटेंड करना, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस occurs in alveolar region only and not in the other part of the respiratory system. Why? तो यहां पर हमें पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो कोई दूसरे पार्ट में डिफ्यूजन क्यों नहीं होता, क्यों ही एल्वियुलर रीजन में गैस का डिफ्यूजन होता है, बताइए जल्दी। तो मैंने क्या कहा था, हम एल्वियोलाई बना लेते हैं, राइट। ये हमारी क्या है एल्वियोलाई, ठीक है। मैंने बोला था बेटा एल्वियोलाई जो है ये किससे बनी है, सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम से। ये किससे बनी हुई है, सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम से। तो ये क्या है, सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम है। ओके मैम समझ में आ गया। एंड मैंने बोला था इसके जस्ट नीचे से कैपिलरी जाती है, तो हम कैपिलरीज भी बना लेते हैं। मैं कैपिलरी का कलर ये ले लेती हूं, ठीक है। कैपिलरीज किससे बनी है बेटा, यहां पर कैपिलरीज बनी होती है एंडोथीलियम, थिन एंडोथीलियम से, राइट। ये क्या है, एंडोथीलियम है। ओके ये क्या है, एंडोथीलियम है। ओके समझ में आया कि नहीं, या मैं इसको इस तरीके से बना देती हूं। ये क्या हो गई हमारी थिन एंडोथीलियम। ओके यहां पर बेटा क्या है, ब्लड फ्लो कर रहा है, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये ब्लड हो। और क्या है इसमें, आरबीसीज है, ये क्या है आरबीसीज। ओके ऐसे ही देखा है हमने। अब देखिए यहां पर और क्या प्रेजेंट होता है बेटा, हमने क्या बोला था, यहां बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये क्या है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये तीनों मिलकर किसको बनाते हैं जल्दी बताइए, तीनों मिलकर बनाते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को, राइट, या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को। तो ये क्या हो गई डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ये तीनों से मिलकर क्या बनी है हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ये क्या है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है बेटा वो किस किस से मिलकर बनी हुई है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है बेटा वो तीन चीजों से मिलकर बनी है। पहला है
पहला है सिंपल स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, है ना, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियुलर वॉल, राइट। एल्वियुलर वॉल जो है वो किससे बनी है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से कौन है, एल्वियुलर लेयर बनी हुई है। देन और कौन बना हुआ है, जल्दी बताइए, बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है, बेसमेंट सब्सटेंस से, कंपोनेंट से, बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड थर्ड वन क्या है हमारी, थिन एंडोथीलियम, क्या है, थिन एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ऑफ ब्लड कैपिलरीज, राइट, क्लियर है। तो ये तीनों मेम्ब्रेन की अगर मैं थिकनेस की बात करूं तो ये क्या है, लेस देन अ mm, मिलीमीटर, राइट। तो क्या है, लेस देन, थिकनेस की अगर मैं बात करूं, इसकी थिकनेस क्या है बेटा, इन तीनों को मिलाकर जो इसकी थिकनेस की, मैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस की बात करूं तो ये कितनी है, लेस देन a mm। अब a mm का मतलब क्या है, 1 mm। तो आपके एनसीईआरटी में a mm लिखा है, मतलब 1 मिलीमीटर से भी कम थिकनेस होती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की। अब क्या होगा बेटा, यहां पर इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा, राइट। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, कितना होता है, 104 ml, राइट। वही, सॉरी ml बोल रही हूँ, पार्शियल प्रेशर है, mm ऑफ Hg, क्या है, mm ऑफ Hg। वहीं पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की हम बात करें तो वो कितना होता है, 40 mm ऑफ Hg, राइट। तो होगा क्या, यहां पर पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा है, यहां पर पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा है और ये पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है। यहाँ पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा है, ऑक्सीजन का कम है, तो यहाँ से CO2 यहाँ जाएगी, ऑक्सीजन यहाँ आएगी, राइट, क्लियर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, एल्वियुलाई आर द स्मॉल एयर सैक्स, एल्वियुलाई are the small air sacs of the lungs that allow rapid gases exchange, right। तो यहाँ पर एल्वियुलाई जो है ये क्या है, स्मॉल एयर सैक है जो कि क्या करते हैं, यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज को अलाउ करता है। सिंपल सी बात है, अगर मैं एक कपड़ा लूँ, मैंने बोला था ना मम्मा पनीर बना रही है, तो मम्मा जब पनीर बनाती है तो मम्मा क्या करती है, उस दूध को क्या करती है, फाड़ती है, ठीक है। तो उस दूध को जब वो कोएगुलेट करती है तो उसमें से उसको क्या करना होता है, निकालना होता है, दूध वाला जो पार्ट है कोएगुलेटेड फॉर्म अलग निकालना होता है, पानी को छानना होता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, कॉटन क्लॉथ लिया, उस कॉटन क्लॉथ में पूरा उसको डाल दिया, देन हम क्या करते हैं, स्क्वीज करते हैं, क्या करते हैं, स्क्वीज करते हैं, स्क्वीज करते तो जो पानी वाला पार्ट है वो सब नीचे और जो कोएगुलेटेड फॉर्म है वो ऊपर रह जाता है ना। तो अब पूरा पानी निकालना तो हमें ज्यादा स्क्वीज करना पड़ेगा, एंड जो कपड़ा है वो बारीक कपड़ा होना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या हो, अच्छे से निकल जाए, सारा पानी निकल जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इस कपड़े को मोटा बना दूं तो क्या वो पानी निकल पाएगा, मैं कितना ही स्क्वीज करूं उसको, यहाँ पर क्या नहीं मिल रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ पर ये मेम्ब्रेन
थिन होती है, लेस देन अ मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर से भी इसकी थिकनेस कम होती है, तो ये थिकनेस जो है ये फेवरेबल होती है किसके लिए, गैसेस के एक्सचेंज के लिए। अगर मैं थिकनेस को बढ़ा दूंगी तो गैसेस का एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए इस रीजन से होता है, क्योंकि यहाँ पर थिकनेस कम होती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की, दूसरी जगह की थिकनेस ज्यादा है तो वहां से नहीं हो पाता। ठीक है, तो इनका कहना क्या है, एल्विलाई आर द स्मॉल air sacs of lungs that allow rapid exchange of gases. These structures are specially built for gas exchange process. इन स्ट्रक्चर को क्यों बनाया हमारी बॉडी ने, गैस के एक्सचेंज के लिए, राइट। द थिकनेस ऑफ एल्वुलर मेम्ब्रेन इन टोटल इज लेसर देन अ मिलीमीटर, अ मिलीमीटर का मतलब है 1 मिलीमीटर से कम होती है, while the outer surface of the alveolar membrane is in close approximity with the linkage of blood capillaries, right। और ये किससे आउटर साइड, किससे, ये जो वॉल है, एल्वुलर वॉल है या एल्वुलर मेम्ब्रेन है, ये किसके कांटेक्ट में रहती है, बाहर तरफ, जल्दी बताइए, ब्लड कैपिलरीज के लिंकेज में रहती है। ठीक है, जिससे क्या हो, यहाँ पर गैसेस का डिफ्यूजन हो पाए एल्वुलाई एंड कैपिलरीज के बीच में। क्लियर है। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, द एंडोथीलियल मेम्ब्रेन ऑफ ब्लड कैपिलरीज आ गया ना यहाँ पर, द एंडोथीलियल मेम्ब्रेन ऑफ ब्लड कैपिलरीज and the alveolar membrane is distinguished by a fine basement substance, right। This fine barrier facilitates easy diffusion of the gases. The alveolar air that comes in close proximity with blood capillaries has higher level of partial pressure and lower level of partial pressure of CO2 प्रमोट्स द गैस डिफ्यूजन। मैंने यही बताया था, ये आपका स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी का, तो बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, जल्दी बताइए, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ऑल दीज स्ट्रक्चर, राइट, ऑल दीज स्ट्रक्चरल pluses that are found in alveoli is not present in any other structure of the respiratory system. Therefore, the gas diffusion phenomena occur in the alveolar region only, not in any other part. Right? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द मेजर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फॉर द CO2, एक्सप्लेन। तो हमने देखा था कि CO2 का ट्रांसपोर्ट जो है वो 3 चीजें कराती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 किसकी वजह से होता है, जल्दी बताइए। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 जो है किस किस की वजह से होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किस किस की वजह से होता है, कौन कौन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कराता है, जल्दी बताइए। फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। सेकंड क्या होगा और थर्ड क्या होगा, जल्दी बताइए। यहां क्या है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो है, रेड ब्लड सेल जो है, या हम क्या बोले, आरबीसी जो होती है वो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का कितना, जल्दी बताइए, कितना परसेंट, यहां पर 20 to 25% जो CO2 है उसे ट्रांसपोर्ट कराती है, राइट। वहीं पर नेक्स्ट क्या है, बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्या है, बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट के थ्रू कितना होता है, बाइकार्बोनेट के थ्रू कितना होता है बेटा, जल्दी बता दीजिए। बाइकार्बोनेट के थ्रू कितना होता है, 70
परसेंट ट्रांसपोर्ट किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, डिसॉल्व इन प्लाज्मा इन प्लाज्मा, ये कितना होता है जल्दी बताइए, 7%, राइट। ठीक है, तो यहां पर ये 7% है, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 23%, राइट। ठीक है, तो बेटा यहां पर ये क्या है, CO2 का ट्रांसपोर्ट, यहाँ 20 to 25% CO2 आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, 70% बाइकार्बोनेट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है एंड 7% डिसॉल्व इन प्लाज्मा, राइट। तो प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। ओके, समझ में आया। तो इन दोनों को अगर हम मिला लेते हैं तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 77% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट या कैरी through dissolve in plasma, राइट। क्योंकि भाई बाइकार्बोनेट भी तो कहाँ रहेंगे, प्लाज्मा में। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या बोल रहे हैं ये, कार्बन डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड बाय अ विग्रसली एक्टिव टिश्यू इन द ब्लड, राइट। तो सिंपल सी बात है, अभी मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है ना, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ, मैं बहुत तेज तेज बोल रही हूँ, तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। अब ज्यादा एनर्जी की जरूरत मुझे कहाँ से मिलेगी, कहाँ से ज्यादा एनर्जी मिलेगी, एटीपी कहाँ से ज्यादा मिलेगा, मुझे मिलेगा एटीपी ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना रहेगा तो मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा एयर इनहेल करनी पड़ेगी, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। जितना ज्यादा ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा उतना ज्यादा CO2 प्रोड्यूस होगा, तो ज्यादा CO2 प्रोड्यूस हुआ तो ज्यादा CO2 हमें बाहर भी निकालना है, एक्सेल ज्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड बाय विगरसली एक्टिव टिश्यू, राइट, इन द ब्लड। On an average, every 100 ml of blood accept approximately 3.7 ml of CO2 from the tissue, right? But आपकी NCERT ने दिया है 4 ml, तो आपको क्या याद रखना है, 4 ml। आपको क्या याद रखना है, 4 ml, ठीक है। यहाँ देखिए, इन कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने यहाँ पर फिर इसको क्यों चेंज नहीं किया, क्योंकि आपको ये भी मिल सकता है, ठीक है, आपको ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है, राइट। तो अगर ये वाला दिया है तो आपको एनसीईआरटी वाले पे जाना है। एनसीईआरटी में कितना दिया है, 4 ml, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 4 ml, तो मतलब यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज किया है तो चलेगा, ठीक है। इन ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड आउट इन 3 फॉर्म्स, तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन 3 फॉर्म्स में होता है। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सिंपल सोल्यूशन, nearly 7% of carbon dioxide of total volume of blood is dissolved in plasma and is transported as a simple physical solution। तो कितना, nearly 7%, क्या बोला इन्होंने, nearly 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है of the total volume of blood is dissolved in plasma and transported simple physical solutions, right? तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये समझा चुकी हूं मैं ऑलरेडी, ठीक है, आगे बढ़े। बेटा यहां पर ये बात की ना, एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, कौन सा ब्लड है ये, कौन से ब्लड की बात करी इन्होंने, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करी है इन्होंने, किसकी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। तो every 100 ml of deoxygenated blood carry 4 ml of CO2, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाइकार्बोनेट आयन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एट द टिश्यू, तो क्या बोला, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट द टिश्यू साइट इज हाई,
राइट। टिश्यू साइड हाई होगा क्योंकि टिश्यू में ही सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रही है और टिश्यू में ही क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और टिश्यू में ही ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो कहाँ पर इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है टिश्यू साइड पर। इज हाई ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, किसकी वजह से हाई है, कैटाबॉलिज्म की वजह से। कैटाबॉलिज्म मतलब सेल्यूलर रेस्पिरेशन, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इन द ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ, ब्लड में डिफ्यूज करेगी, क्यों, क्योंकि ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है एज कंपेयर टू कहाँ पर बताइए, हमारे टिश्यू। एंड फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड, और क्या बनाएगी, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का मतलब क्या होता है, H2CO3। तो यहां पर क्या फॉर्म करेगी बेटा, ये कार्बोनिक एसिड H2CO3। कैसे करेगी फॉर्म, CO2 H2O से मिलेगी तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। आफ्टर रिएक्टिंग विथ वाटर, लिख दिया आफ्टर रिएक्टिंग विथ वाटर। तो कैसे हुआ होगा ये चीज, देखिए ब्लड में क्या आया, CO2, ब्लड में क्या था, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, तो ये क्या बना लेगा, H2CO3, राइट। कौन था यहां पर, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कौन था, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। तो ये हो गया, दिस रिएक्शन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, लिख दिया उन्होंने, कब हो रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, क्लियर है। चलिए तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही आगे चल के किसमें ब्रेक हो जाएगा, जल्दी बताइए। अब ये फर्दर रिएक्शन कन्वर्ट होगी कैसे, देखिए H प्लस प्लस HCO3 माइनस, राइट, किसकी प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में, किसकी, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में। तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में भी तो हो रही है यहाँ पर, किसके फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में भी क्या हो रही है, यहाँ पर CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कितना, 70%, राइट। चलिए आगे बढ़े, अभी देखिएगा इन्होंने क्या बोला, द रिएक्शन CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो H2CO3 बना, मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है उसकी प्रेजेंस में CO2 और वाटर रिएक्ट करे, जुड़े और बना कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड यहाँ पर फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, HCO3 माइनस, मतलब बाइकार्बोनेट प्लस H प्लस आयन। यहां देखिए क्या बोला इन्होंने, कार्बोनिक एसिड जो है वो डिसोशिएट हो गया, मतलब टूट गया इनटू H प्लस आयंस एंड बाइकार्बोनेट, सम अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन द pH ऑफ ब्लड, राइट। तो कुछ बफर सोल्यूशन आपको पता होगा, राइट। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला, some amount of bicarbonate ion is required to sustain the pH of blood, right. The hydrogen ion are used by the proteins, the remaining bicarbonate ions are picked up by the plasma, right. क्लियर है। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एज अ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है, RBC के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है। इन टिश्यूज व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर, ऑब्वियस सी बात है टिश्यू में पार्शियल प्रेशर किसका कम होगा, ऑक्सीजन का कम होगा, एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर, बिल्कुल ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड लूजली कंबाइंड, कैसे, लूजली कंबाइंड विद द ग्लोबिन पार्ट ऑफ reduced hemoglobin so as to form कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो यहां पर हमने टिश्यू में बात करी, राइट, टिश्यू में बात करी तो टिश्यू में क्या था बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो था वो लेसर था, क्या था, लेसर था, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो हायर है, क्या है, हायर है, ठीक है।
तो हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करेगा? मैंने बोला था हीमोग्लोबिन थोड़ा सा लालची होता है, तो लालची है तो किसके पास ज्यादा पैसा है? CO2 के पास। तो यहां पर हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करेगा? हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करेगा? ग्लोबिन बाइंड करेगा CO2 के साथ इंस्टीड ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो यहां पर क्या बनेगा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं होगा बेटा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन होगा। बार बार बोल रही हूं, याद रखना, राइट। तो यहां पर ये किसके साथ जुड़ा है? CO2 के साथ जुड़ा है। क्लियर है? तो इतना समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए। CO2 जो है हीमोग्लोबिन में जो 4 ग्लोबिन चेन होती है, राइट, तो ग्लोबिन चेन के साथ जुड़ता है। कैसा? लूजली बाइंड होता है। कैसे बाइंड होता है? लूजली बाइंड होता है, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, द रिएक्शन इज एज फॉलोज। HbO2 कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? HbO2 की अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो ये HbO2 कहाँ चल रहा था? ब्लड में, ब्लड कैपिलरीज में था। कहाँ पर था ये ऐसे ऐसे घूम रहा था, राइट। कहाँ पे घूम रहा था? ब्लड कैपिलरीज में घूम रहा था। और ये कहाँ पर पहुंचा? टिश्यू लेवल तक। तो देखा कि टिश्यू में CO2 ज्यादा है, तो किसका मन बदल गया? किसका मन बदल गया? हीमोग्लोबिन ने अपनी गाड़ी से किसको उतारा? ऑक्सीजन को उतारा। किसको बिठा लिया? CO2 को बिठा लिया, राइट। तो यहां पर क्या बन गया? HbCO3, मतलब कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बन गया? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ओके, और यहां पर O2 निकल गया, ठीक है। कहां पर? टिश्यू में, ठीक है। एट द एल्वियुलर level, when partial pressure of O2 is higher and the partial pressure of CO2 is lower, the carbon dioxide dissociated from carbamino hemoglobin. Therefore, carbon dioxide that is bound to hemoglobin is liberated in the alveoli, right? क्लियर है? तो यही सेम फिनोमेना कहाँ होगा? बताइए। हमारा एल्विलाई लेवल पर। तो एल्विलाई में किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा? ऑक्सीजन का। किसका कम? CO2 का कम। तो अब हीमोग्लोबिन किसको सीट से उतार देगा? CO2 को उतार देगा। किसको बिठा लेगा? ऑक्सीजन को बिठा लेगा। क्लियर है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? जल्दी बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 5? व्हाट विल बी द partial pressure of oxygen and partial pressure of CO2 in the atmospheric air compared to those in the alveolar air? ठीक है। तो देखिए यहां पर बच्चे घूमना नहीं, इन्होंने एटमॉस्फेरिक इन्होंने क्या पूछा? व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन द एटमॉस्फेरिक एयर। तो किसका पूछ रहे हैं ये? एटमॉस्फेरिक एयर का पूछ रहे हैं। किसके कंपैरिजन में? एल्वियुलर एयर के कंपैरिजन में, राइट। तो मैं पहले एल्वियुलर एयर की बात कर लेती हूँ। पहले मैं बात कर लेती हूँ किसकी? एल्वियुलर एयर की। तो एल्वियुलर एयर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, किसकी बात करूं? एल्वियुलर एयर की अगर मैं बात करूं, तो एल्वियुलर एयर में हम किसका पार्शियल प्रेशर देख रहे हैं बेटा? हम देख रहे हैं पार्शियल प्रेशर किसका? एक तो देख रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड दूसरा देख रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, राइट। तो यहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है एल्वियोलाई में? ये होता है मैम 104 mm ऑफ Hg, राइट। वहीं पर CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 40 mm ऑफ Hg, ठीक है। ये तो किसका हो गया? एल्वियुलर एयर का। अब हमें बात करनी है किसकी? एटमॉस्फेरिक एयर की। तो एटमॉस्फेरिक एयर की मैं बात करूं, एटमॉस्फेरिक एयर में किसका ज्यादा होगा? एटमॉस्फेरिक एयर में अगर मैं बात करूं तो किसका ज्यादा होगा? जल्दी बताइए। यहां पर हम देख रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2।
तो एटमॉस्फेरिक एयर में बेटा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, जल्दी बताइए। 159 mm ऑफ Hg। कितना होता है? 159 mm ऑफ Hg, राइट। वहीं पर CO2 का कितना होता है? आपका वो टेबल बना हुआ है, उसमें लिखा है 0.3 mm ऑफ Hg, और मैंने क्या बोला था? 0.03 mm ऑफ Hg। दोनों सही है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी दोनों दे रही है, बट करेक्ट क्या है? 0.03 mm ऑफ Hg। बट हम एनसीईआरटी वाला लेकर चल रहे हैं इस चैप्टर में जो दिया है। वहीं पर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में उसने देकर रखा है 0.03 mm ऑफ Hg। भाई चाहते क्या हो? एक चैप्टर में कुछ और बोल रहे हो, दूसरे चैप्टर में कुछ और बोल रहे हो, बच्चों को क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? है ना, सिंपल सी बात है, उसे करेक्ट कर दो। नहीं करना है पर उनको, तो हम ही कर लेते हैं यहाँ पर। बट बात ये है ना, चेक तो उन्हीं को करना है और वो उसी को फॉलो करेंगे, तो हम वही लिख लेते हैं। कितना लिखेंगे? 0.3 mm ऑफ Hg, राइट। अब हमें कंपेयर करना है। गलत बात है कंपैरिजन, बट फिर भी कर ही लेते हैं, जब पूछ रहा है तो हम क्या करें। अब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक एयर को कंपेयर करना है एल्वियुलर एयर से। बताइए एटमॉस्फेरिक एयर में और एल्वियुलर एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा है? मैम एटमॉस्फेरिक एयर में 159 mm ऑफ Hg है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। वहीं पर एल्वियुलर एयर में 104, कितना? 104 mm ऑफ Hg। तो कहाँ ज्यादा दिख रहा है? एटमॉस्फेरिक एयर में। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की मैं बात करूं तो एटमॉस्फेरिक एयर में कितना है? 0.3 mm ऑफ Hg। वहीं पर एल्वियुलर एयर में कितना है? 40 mm ऑफ Hg। तो यहां पर हमें किसका पूछा है? एटमॉस्फेरिक एयर का पूछा है, तो हम कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक एयर। एयर, राइट। तो यहां हम क्या देखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है? लेसर है या हायर है? ऑब्वियस सी बात है, हायर है। क्यों हायर है? देखो यहां पर, राइट, एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा एज कंपेयर टू एल्वियुलर एयर, तो हम क्या लिखेंगे? हायर। ओके, वहीं पर अब कंपेयर करो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, 0.3 mm ऑफ Hg और यहां पर 40 mm ऑफ Hg। क्या बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। तो यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कहां पर? एटमॉस्फेरिक एयर में क्या है? लेसर है। क्या है? लेसर है। तो यही तो पूछा था उन्होंने। देख लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेसर, गलत बात है, घोर पाप। यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लेसर, बिल्कुल सही है। यहाँ फिर गलत हो गया, हायर नहीं होगा, यहाँ लोअर होगा। ठीक है, ये लेसर गलत हो गया, ये सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट आंसर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए यहाँ क्या गलती है मैम? यहाँ पर बेटा ये दोनों गलत है, ये दोनों गलत है बेटा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, CO2 कम होता है। चलिए, तो क्या इतना क्लियर हुआ? जल्दी बताइए कितना क्लियर हुआ या नहीं, तो आगे बढ़े। चलिए, क्या बोल रहे हैं ये? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हायर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लेसर इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। किसकी बात कर रहे हैं? मिक्सचर ऑफ गैसेस। मैंने पार्शियल प्रेशर समझा दिया था, क्या है? यहाँ पर CO2 भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो सबके प्रेशर को मिलाकर हमने बोल दिया प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, बट मुझे एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर निकालना है उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में से, तो मैं क्या बोलूंगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। मतलब इस प्रेशर में ऑक्सीजन का कितना योगदान है। सभी ने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स अपॉन एरिया पढ़ा है ना, वो प्रेशर होता है। तो अब जैसे कि मैं बोलूं, यहां पर एक बड़ा सा मैं बोलूंगी कंटेनर रखा है। क्या रखा है? कंटेनर रखा है, या वुडन ब्लॉक, कुछ भी समझ लो, बड़ा सा है, और हमें उसको क्या डिस्प्लेस करना है। क्या करना है? डिस्प्लेस करना है। तो यहां पर मैंने बोला कि सब फोर्स नहीं, प्रेशर लगाओ, प्रेशर लगाओ। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है? उसको डिस्प्लेस करना है वर्टिकली। ठीक है, तो क्या मैं कर पाऊंगी? नहीं। वहीं पर हमने एक स्पॉन्ज को ले लिया। किसको ले लिया? स्पॉन्ज को। और मैंने बोला कि इसको अपन को क्या करना है? बताइए, इसका जो हमें डिस्प्लेस करना वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली नहीं बोला, वर्टिकली। तो सब क्या करेंगे? एक एरिया पर, एक पर्टिकुलर एरिया पे क्या लगाएंगे?
फोर्स लगाएंगे तो वो उनका क्या हो गया, प्रेशर हो गया। तो अब सभी ने एक साथ, जैसे 10 लोग उस पर लगा रहे हैं प्रेशर, ठीक है, तो हमने बोला कि इतना प्रेशर लगा, वो 10 लोगों का प्रेशर है। बट अगर मुझे निकालना है खुद का प्रेशर, बोलेंगे शिवानी मैम का इसमें कितना योगदान है, शिवानी मैम का प्रेशर निकालना है, तो वो क्या बोलेंगे हम, पार्शियल प्रेशर ऑफ शिवानी मैम, राइट। मतलब यहां पर शिवानी मैम ने जितना प्रेशर लगाया है वो मेरा प्रेशर हो गया। तो वो मिक्सचर ऑफ गैसेस का जो प्रेशर है उसमें ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है, वो क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर। पक्का? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, जल्दी बताइए। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं ये, ईच गैस एक्सर्ट अ प्रेशर, है ना, हर एक गैस जो है वो अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। कभी कंफ्यूजन होगा बेटा, ये सब जगह आएगा, फिजिक्स देख लो, केमिस्ट्री देख लो, सब जगह पार्शियल प्रेशर आएगा। बच्चे को क्लियर ही नहीं रहता कि पार्शियल प्रेशर एक्चुअली है क्या। अब कोई डाउट, कोई परेशानी, जल्दी बताइए। आप पढ़ोगे ना सोल्यूशन चैप्टर, सोल्यूशन में है, क्लियर है। आप पढ़ोगे फिजिक्स में है, हर जगह मिल जाएगा आपको। तो यहां देखिए, these gases always diffuse across the pressure gradient। अब मैम ये प्रेशर ग्रेडियंट नया शब्द आ गया बेटा। ग्रेडियंट का मतलब कुछ नहीं, डिफरेंस होता है, राइट। डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। किसका डिफरेंस है, प्रेशर का डिफरेंस है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, प्रेशर ग्रेडियंट। हायर लोअर, हायर लोअर, एक डिफरेंस हो गया ना, एक हाई है एक लो है, तो ये डिफरेंस है। दोनों लो दोनों हाई होते तो क्या ये डिफरेंस होता, नहीं। एक हाई है एक लो है, दोनों को आपस में हम जब कंपेयर कर रहे हैं तो एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, उसे हमने क्या बोला, ग्रेडियंट। किसका डिफरेंस है, प्रेशर का डिफरेंस, इसलिए प्रेशर ग्रेडियंट कह रहे हैं। ऑक्सीजन permeates easily into lungs when the level of partial pressure is higher। किसका partial pressure, ऑक्सीजन का higher in the atmosphere, 159 mm of Hg। Likewise, carbon dioxide can diffuse out of the body easily if the partial pressure of CO2 level is lower in the atmosphere, right। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन में जब हम इंस्पायर करते हैं, मतलब गैस को इन करते हैं, इनहेल करते हैं, उससे हमने क्या बोला, इंस्पिरेशन। देखिए नॉर्मल में क्या कर रही हूँ, इंस्पायर कर रही हूँ, नॉर्मल इंस्पायर कर रही हूँ, अभी मैं फोर्सफुल नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल कर रही हूँ। तो हो क्या रहा है, मेरी रिब्स जो है वो अपलिफ्ट हो रही है, अपवर्ड मूव हो रही है, स्टर्नम थोड़ा ऊपर खसक रहा है, जो मेरा नीचे डोम शेप्ड डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जा रहा है, फ्लैट हो रहा है, ठीक है। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है कि मुझे अपने अंदर का जो थोरैसिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज करना है, जिससे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर कम होगा, राइट। मैंने आपको बताया था आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल्स टू nRT, राइट। P क्या होता है, प्रेशर, V क्या होता है, वॉल्यूम, एंड नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, एंड T टेम्परेचर, राइट। अगर ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है, राइट, ये तीनों कांस्टेंट है, रूम टेम्परेचर पे मैं कर रही हूँ, राइट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, तो यहाँ P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो गया, राइट। तो अब मैं क्या कर रही हूं, मुझे थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज करना है अपने बॉडी का, राइट, थोरैसिक कैविटी का। तो ये रिब्स ऐसी थी, इनको क्या करना है, इस तरीके से बाहर लेकर जाना है। यहां पर स्टर्नम, सॉरी, हमारा डायफ्राम ऐसा था तो उसे ये कर दिया, राइट, स्टर्नम ऊपर चला गया, तो यहां पर मेरा थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर डिक्रीज, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, प्रेशर डिक्रीज हो गया। प्रेशर कैसा हो जाता है, नेगेटिव इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हो जाता है। अब नेगेटिव प्रेशर हो गया, एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा, तो एयर क्या होगी, अंदर जाएगी, है ना। तो एटमॉस्फेरिक एयर, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो ज्यादा हो गया एटमॉस्फेयर में, एंड मेरे जो थोरैसिक कैविटी है या पल्मोनरी कैविटी है उसमें प्रेशर कम हो गया, तो क्या होगा, बाहर से गैस अंदर आएगी, क्लियर है। तो अब यहां पर हमने क्या देखा है, ये सारी कंडीशन को कराने के लिए, वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, है ना,
क्यों वॉल्यूम को इंक्रीज किया? क्योंकि मुझे प्रेशर को डिक्रीज करना था। प्रेशर को डिक्रीज क्यों किया? क्योंकि हमें पता है हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ क्या होगा? फ्लो होगा। तो मुझे अपने बॉडी के अंदर प्रेशर को कम करना था, इसलिए वॉल्यूम को बढ़ा दिया। अब मैंने क्या किया? जो थोरैसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करा? रिब्स को बाहर की तरफ मूव करा के, स्टर्नम को ऊपर करा के, और हमारा जो डायफ्राम था उसको नीचे कराकर। ठीक है, तो हुआ क्या है इसमें देखिएगा, यहां पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है बेटा, क्या? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, राइट, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो रिब्स एंड स्टर्नम है वो बाहर की तरफ होते हैं। इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। ओके, और क्या होता है बेटा? यहां पर जो डायफ्राम है, ठीक है, डायफ्राम जो है इसमें भी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये डायफ्राम जो है जो डायफ्राम है ये क्या होगा? जल्दी बताइए। ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये भी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। डायफ्राम कैसा हो जाएगा? फ्लैट। ठीक है, कैसा हो जाएगा? फ्लैट। नीचे की तरफ जाएगा तो कैसा होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी किसमें? इसकी वजह से क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज तो प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज तो गैस क्या होगी? इन होगी, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? जल्दी बताइए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए क्या हुआ है बेटा, द प्रोसेस बाय विच फ्रेश एयर एंटर्स इनटू द लंग्स इज नोन एज इंस्पिरेशन, राइट। इंस्पिरेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या होती है, जो फ्रेश एयर होती है, एटमॉस्फेरिक एयर होती है, वो एंटर करती है लंग्स में। इस प्रोसेस को हम इंस्पिरेशन कहते हैं। व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, राइट, मैंने बोला था इंट्रापल्मोनरी प्रेशर या प्रेशर इन द लंग्स इज लेसर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमने यही तो किया, वॉल्यूम बढ़ाकर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को कम कर दिया। नेगेटिव इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हो जाता है बेटा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। क्लियर है? इंस्पिरेशन टेक्स प्लेस द मसल्स ऑफ द डायफ्राम, राइट, क्या बोल रहे हैं? द मसल्स ऑफ द डायफ्राम, एक्सटर्नल intercostal muscle and the abdominal muscles are referred to as the respiratory muscles which bring about the process of inspiration, right? तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां देखिए क्या हो रहा है, हाँ, यहां पर देखिए एयर जो है वो एंटर कर रही है अंदर। कहां पर एंटर कर रही है? जल्दी बताइए। एयर जो है ये एंटर कर रही है लंग्स में। तो देखिए यहां रिब्स जो है बाहर की तरफ जा रही है, पहले रिब्स जाएगी फिर एयर अंदर आएगी ना। रिब्स और स्टर्नम जो है वो रेज कर रहे हैं। ये रिब केज है, ये डायफ्राम जो है बेटा, देखिए डायफ्राम क्या है? मसल होती है, ये नीचे की तरफ जा रही है और कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इसकी वजह से क्या हुआ? थोरैसिक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ। वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, तो बाहर का प्रेशर ज्यादा, तो बाहर से एयर अंदर की तरफ मूव करेगी, राइट। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी बताइए, आगे बढ़े। अब देखिए द मसल्स ऑफ डायफ्राम, द मसल्स ऑफ डायफ्राम, द मसल्स ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। डायफ्राम की मसल्स क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है, पुलिंग द डायफ्राम डाउनवर्ड। डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, नीचे की तरफ गया, to the abdominal cavity causing it become flat। इसकी वजह से क्या हो गया? जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो गया, which results in the increase in thoracic cavity in the anterior posterior direction, right। तो यहाँ anterior posterior, right, anterior posterior direction में डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से यहाँ पर सपोज पहले इतना वॉल्यूम था, ऐसा था डायफ्राम, ये डायफ्राम है,
राइट, ये ऐसा हो गया। तो एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ना, किसके वजह से? डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। वहीं पर रिब्स और स्टर्नम के बाहर की तरफ जाने से, रेज अप होने से क्या हो रहा है, यहाँ पर डॉर्सो वेंट्रली क्या हो रहा है, हमारा जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। राइट, क्लियर है? तो यहाँ देखिए, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल intercostal muscles lifts up the ribs and the sternum, resulting in the expansion of thoracic chamber in dorsoventral orientation. राइट बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? देखिए यहाँ पर रिब्स और स्टर्नम जो है उनके एक्सपेंशन की वजह से डॉर्सो वेंट्रल ओरिएंटेशन में वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? चलिए, इतना समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब देखिए, दिस ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम, इंक्रीजेस द पल्मोनरी वॉल्यूम। इसकी वजह से क्या होगा बेटा, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ये रिफ्लेक्ट करता है किस पर? पल्मोनरी वॉल्यूम पर। तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, which in turns causes the decrease in pressure in the lungs. इसकी वजह से क्या होगा बेटा, प्रेशर के अंदर जो लंग्स है वो लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सपेल्स एयर from outward into the lungs to compress the abdominal organ. The abdominal muscles relax that cause the escalation in the strength of the inspiration. Right? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी बताइए। तो बेटा आगे बढ़ जाते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ इन रेस्पिरेशन रेगुलेट। तो बेटा हमने देखा था कि रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के लिए दो सेंटर होते हैं। राइट, दो यहाँ पर सिस्टम्स हैं जो कि क्या करते हैं, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। राइट, तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन तो एक हम क्या पढ़ते हैं बेटा, एक हम पढ़ते हैं क्या, न्यूरल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, राइट। दूसरा क्या होता है, केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। दो प्रकार से हम रेस्पिरेशन को रेगुलेट कर सकते हैं, केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। राइट, इतना समझ में आया कि नहीं? अब मैं बोलूं न्यूरल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। राइट, तो यहां पर न्यूरल सिस्टम में मेड्यूला होता है। राइट, कहां पर होता है मेड्यूला? हाइंड ब्रेन में। तो मेड्यूला जो होता है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा, राइट, और पोन्स, ये दोनों क्या करते हैं बताइए, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। राइट, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में हम क्या पढ़ते हैं, यहां पर कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, केमिकल रेगुलेशन करते हैं। राइट, तो यहां पर क्या होता है, कीमो सेंसिटिव एरिया। ओके, मेड्यूला जो है बेटा, इसको हमने डिवाइड करना है दो में। पहला होता है यहां पर डॉर्सल रेस्पिरेटरी सिस्टम या डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। राइट, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जिसे हम DRG कहते हैं,
डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और दूसरा होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। इस डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में बेटा क्या होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है जो कि रेस्पिरेशन को क्या करता है, रेगुलेट करता है, राइट। रेस्पिरेशन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसे ऊपर वाले को हम डीआरजी कहते हैं, इसे वीआरजी कहते हैं, राइट। तो यहां पर मेडुला के डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में क्या प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है। पोन्स में पी से मैंने क्या बोला था, न्यूमोटेक्सिक सेंटर। मैम कैसी बातें करते हो, पी से पोन्स और न्यूमोटेक्सिक सेंटर तो एन से स्टार्ट होगा, नहीं बेटा। न्यूमो का क्या है स्पेलिंग, PNEUMO, न्यूमोटेक्सिक सेंटर, राइट। ओके, तो यहां पर न्यूमोटेक्सिक सेंटर जो होता है ये प्रेजेंट होता है, ये कंट्रोल करता है किसको, इंस्पिरेशन को। किसको, इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, राइट। तो ये स्टॉप करता है किसको, इंस्पिरेशन को। अगर न्यूमोटेक्सिक सेंटर ज्यादा क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो ये सिग्नल भेजता है मेडुला ऑब्लंगाटा के डीआरजी सेंटर को, जिसमें रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, और उससे बोलता है भाई इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम कराओ। क्या कराओ, इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम कराओ, राइट। वहीं पर जो कीमो सेंसिटिव एरिया है, राइट, कीमो सेंसिटिव एरिया जो है बेटा, इसमें कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर एंड पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, दो कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जो है बेटा वो आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है, एंड पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर जो है आपकी कैरोटिड आर्टरीज में और एओर्टा में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये कीमो रिसेप्टर जो है ये सेंसिटिव है किसके लिए, CO2 और H+ आयन के लिए। किसके लिए, CO2 प्लस H+ आयन कंसंट्रेशन के लिए, राइट। अगर ये बढ़ते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है, ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पूरा पढ़ाया हुआ है मैंने ये बहुत अच्छे से, प्लीज आप वहां पर जाके इसको एक बार पढ़ लेना, क्लियर है। तो ये इस प्रकार से क्या होता है, रेगुलेशन होता है रेस्पिरेशन का। ओके, चलिए, तो क्या बोला इन्होंने, द मेड्यूलर रीजन ऑफ ब्रेन हैविंग रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, बोल दिया मैंने ये चीज, इज चीफली responsible for the regulation process of respiration. The function performed by the respiratory rhythm center can be altered by the pneumotaxic center. बोल दिया मैंने, पोन्स में प्रेजेंट होता है। दो सिग्नल्स, ये सिग्नल भेजता है किसको भाई, बताइए, सिग्नल भेजता है मेडुला ऑब्लंगेटा के डीआरजी सेंटर को, राइट, और बोलता है कि यहाँ पर इंस्पिरेशन को रिड्यूस करो, ड्यूरेशन को कम करो, क्लियर है। और क्या करना है, यहाँ पर रेट बढ़ाना है। किसका रेट बढ़ाना है, जल्दी बताइए, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाना है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, कीमो सेंसिटिव एरिया जो कि लोकेटेड है कहाँ पर, बताइए, नियर द रेस्पिरेटरी सेंटर सेंसिटिव टू हाइड्रोजन आयन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बोल दिया। दिस रीजन देन सेंड सिग्नल टू ऑल्टर द रेट ऑफ एक्सपीरेशन टू एलिमिनेट कंपाउंड्स, राइट। तो ज्यादा क्या CO2 है तो ये एक्टिव हो गया। इसका कहना है भाई जल्दी जल्दी एक्सपायर करो, ज्यादा से ज्यादा एक्सपायर करो, क्योंकि CO2 को बाहर निकालना है, एलिमिनेट करना है, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, एक्टिव। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, जल्दी बताइए। अभी देखिए, द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयंस, द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयंस इन द ब्लड इज डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर लोकेटेड इन द कैरोटिड आर्टरी। क्या मैंने यही बोला था, एंड द एओर्टा, क्या मैंने यही कहा था। एज द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीजेज द रेस्पिरेटरी सेंटर sends nerve impulse for the required changes, क्लियर है। तो यहाँ पर मेडुला ऑब्लंगाटा के पास फिर से सिग्नल पहुंचेंगे कि भाई चेंजेस करो, इस प्रकार के चेंजेस की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड में CO2 और H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, तो हमें एलिमिनेट करना है, तो रेट को बढ़ाना पड़ेगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाना पड़ेगा, क्लियर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए।
तो बेटा यहीं पर हम सेशन को समाप्त करते हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 7 किया है। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, राइट। और जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं किया, वो फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। जहां पर भी आपको जो भी डाउट है प्लीज कमेंट कीजिए, राइट। एंड जिन बच्चों ने अभी जो न्यू बच्चे आए हैं उन्होंने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट पहले मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट में हम आपको एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी कंप्लीट कराते हैं, वो भी टॉपिक वाइज विथ एक्स्ट्रा जो भी आपको लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थ्योरी बट आपकी एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं दी गई है, वो थ्योरी भी हम कंप्लीट कराते हैं। साथ में एनसीईआरटी सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्योंकि बच्चा क्या करता है, थ्योरी पर तो ध्यान दे देता है बट एक्सरसाइज नहीं लगाता, एमसीक्यूज एमआईक्यूज नहीं लगाता, जिससे उसका चैप्टर जितना स्ट्रांग होना चाहिए था वो नहीं होता है। तो हमने इसी बात को ध्यान में रखकर इस प्लेलिस्ट को तैयार किया है, जिससे आप हर चीज़ पर इक्वल ध्यान दे पाएँ, आप डेली रिवीजन कर पाएँ, आप डेली प्रैक्टिस कर पाएँ, जिससे आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग एंड स्मार्ट होगी। और साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं। तो जो भी आपके हिंदी मीडियम वाले भाई बहन हैं या दोस्त हैं, उनको बता दीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स का एक और चैनल है जो कि है हिंदी मीडियम, जिस पर हम किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की प्रिपरेशन कराते हैं, वो भी 100% फ्री। एंड सेकेंड चैनल जिस पर आप मुझसे पढ़ रहे हैं, इस पर हम किंडरगार्टन टू क्लास 12 की प्रिपरेशन कराते हैं, वो भी आपको पता है 100% फ्री है। इन दोनों चैनल पर कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों चैनल पर हम सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ हम इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।